that is about the filamentous protein appendages. Actually, microscopic cell structure हम sorry. Actually, we are talking about microscopic cell structure and microscopic cell structure में हमने cell membrane पढ़ी है, cellular wall पढ़ी है, कैप्सूल पढ़ा है, स्लाइम लेयर पढ़ी है. हमने उनके फंक्शंस भी देखे हैं, केमिस्ट्री भी देखी है और ब्रीफली इसको परसीव करने की कोशिश की है कि हाउ अ सेल इज performing his functions and how a cell is surviving. So coming next, the next topic of the day today, that is about filamentous proteins. When we talk about the appendages or the filamentous proteins, it definitely means that the proteins which have been attached or which have been passed out through the cellular envelope, and they are just like the appendages, thread-like. Yeah, for example, flagella, cilia. Yeah. तो इसमें जो हमारे पास फ्लैजिला है, दिस इज द बेस्ट एग्जांपल बिकॉज फ्लैजिला long whip like structure है, and bacteria uses this flagella for movement towards the nutrients, away from the repellents या away from the toxic compounds. और इसके साथ साथ cilia and some pili is also important because pili is involved in the conjugation. You can say that the transfer of genetic material from one bacteria to the other bacteria. So all of these are the filamentous proteins. These are the appendages और इनको हम one by one देखेंगे. सबसे पहले बात करते हैं flagella की. So flagella is a whip-like structure, W-H-I-P, whip-like structure, and bacteria use the flagella like a propeller. Bacteria moves the flagella spinning like a propeller. और इसके साथ साथ बिल्कुल उस तरह से जिस तरह एक बोट का प्रोपेलर है और वो बैक्टीरियल जिस तरह बोट को मूव करता है, उसी तरह फ्लैजेला स्पिन करता है प्रोपेलर की तरह और ये बैक्टीरियल सेल को मूव करता है. अब सवाल ये है कि फ्लैजेला की मूवमेंट डेफिनेटली ये मूवमेंट है एंड इट विल बी रिक्वायरिंग एनर्जी. तो ये एनर्जी कहाँ से आती है? तो एनर्जी आती है प्रोटॉन मोटिव फोर्स से. और प्रोटॉन मोटिव फोर्स is the key unit to provide the energy for the movement of the flagella. And same flagellar movement जो है, this is just the resemblance of the ship that is driven through the water. और फ्लैजेलर मूवमेंट में बैक्टीरिया फ्लैजेला को स्पिन करता है, रोटेट करता है, जिसके रिजल्ट में बैक्टीरियल सेल आगे या पीछे मूव करता है. अच्छा, अब इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि ये बैक्टीरिया की जो मूवमेंट है या जो फ्लैजेला है, ये मूवमेंट किस किस्म के मीडियम में होती है. तो मीडियम में नॉर्मली हम देख सकते हैं कि अगर इफ द बैक्टीरिया इज ग्रोइंग इन द सॉइल और एनी सॉलिड मीडियम, bacteria would not be able to move properly. So you can say that to move through the flagella, bacteria require a specific medium with less viscosity, or you can say that bacteria should be growing into the medium, liquid medium or the water medium. तो बैक्टीरिया लिक्विड मीडियम में जब ग्रो कर रहा होगा तो ही फ्लैजेला के जरिए मूवमेंट जो है दैट इज पॉसिबल. अब अगर हम बात करते हैं कि व्हाट इफ द विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम दैट इंक्रीजेस, तो फिर क्या होगा. इसमें थोड़ी सी हम यहाँ पे एक सिमिलैरिटी एक रिजेम्बलेंस की बात करने लगे हैं. बैक्टीरियल सेल की जो विस्कोसिटी है या जो बैक्टीरियल सेल की इट सेल विस्कोसिटी है, दिस इज जस्ट लाइक अगर हम इसको कंपेयर करें, कंसिडर करें वाटर, और अगर ह्यूमन सेल के साथ कंपेयर करें तो ह्यूमन सेल की विस्कोसिटी इट इज जस्ट लाइक द मोलेसिस. मेरा यहाँ पे सवाल है कि व्हाट इज मोलेसिस, व्हाट डू यू नो अबाउट ये मोलेसिस क्या होता है? मोलेसिस सर एक्चुअली जो शुगर प्रोसेसिंग होती है ना, वो शुगर केन से जो प्रोसेस होता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ये जो उनसे केक्स और ये बेकरी प्रोडक्ट्स वगैरह में जो भी डलता है, उसके अंदर वो जो थिक बनता है ना शुगर केन का जूस, उसको जब हम हीट अप कर लें तो वो बहुत ज़्यादा थिक हो जाए तो उसको मोलेसिस कहते हैं. ओके, कोई और बताना चाहेगा? Anyone Sir, else? it's like syrup. Yeah, thick juice. ओके, आप दोनों ठीक कह रहे हैं.
दिस इज लाइक अ थिक सिरप ब्राउनिश इन कलर। और होता क्या है कि शुगर कैन जूस, जब शुगर इंडस्ट्रीज में शुगर कैन जूस से शुगर को क्रिस्टल आउट कर लिया जाता है, तो जो पीछे चीज़ बचती है, दिस इज अ वेरी थिक ब्राउन सिरप एंड दिस इज कॉल्ड मोलेसिस। Molasses is rich enriched with carbohydrates, vitamins, etc. So this is not the waste, this is the raw material for some other industries. बहुत सारी अदर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज फूड प्रोडक्ट्स के लिए मोलेसिस को एज अ सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स यूज करती हैं। तो मोलेसिस बहुत थिक होता है, इवन यू कैन से दिस इज थिकर देन द हनी। तो बैक्टीरियल सेल की अगर हम विस्कोसिटी को कंपेयर करें, तो बैक्टीरियल सेल की विस्कोसिटी पानी के बराबर कंसिडर कर सकते हैं। और साथ ही अगर हम ह्यूमन सेल की विस्कोसिटी पे बात करते हैं, तो ह्यूमन सेल बिकॉज दैट इज द मोस्ट एडवांस्ड यूकैरियोटिक सेल, तो its viscosity is just like the molasses. You can say that this is very thick. The bacterial cell, they have viscosity of the water, so they would be easily driven by the movement of the flagella into a liquid environment, into a liquid medium. अब जो फ्लैजिला की मूवमेंट है या उसकी रोटेशन है, इस कितनी स्पीड के साथ ये मूव कर सकता है, अगर हम उस पर बात करते हैं, फ्लैजिला कैन रोटेट मोर देन 100,000 टाइम्स पर मिनट, आरपीएम, रोटेशन पर मिनट, ठीक है। तो फ्लैजिला कैन रोटेट 100,000 यानी 1,00,000 गुना या 1,00,000 दफ़ा इट कैन मूव पर मिनट। इसके साथ साथ थोड़ा अगर ये देखें कि अगर 1 मिनट के अंदर 1,00,000 दफ़ा फ्लैजिला मूव करता है, तो क्या बैक्टीरिया को ये फॉरवर्ड कितने टाइम्स करवाता है, या स्पीड क्या है बैक्टीरियल सेल की मूवमेंट की। तो इफ, अब यहाँ पे बात सुनिएगा, इफ द बैक्टीरियल सेल इज, इफ द साइज ऑफ द बैक्टीरियल सेल इज 1 सेंटीमीटर, 1 सेकंड में बैक्टीरियल सेल 20 सेंटीमीटर्स मूव कर सकता है। फॉर एग्जांपल, जितना बैक्टीरियल सेल का साइज है उससे 20 टाइम्स ज़्यादा 1 सेकंड में मूव कर सकता है बैक्टीरिया। तो इसको मैंने इस तरह से एग्जांपल दिया कि इफ द बैक्टीरियल सेल साइज इज 1 सेंटीमीटर, इट कैन मूव 20 सेंटीमीटर्स इन अ सेकंड। सो दिस इज़ वेरी हाई स्पीड। और इस स्पीड को अगर ह्यूमन स्पीड के साथ कंपैरिजन करें, तो इंसान 6 फीट का होता है। और इस हिसाब से अगर देखें तो इंसान अगर 82 माइल्स पर आवर रनिंग करे, तो ये स्पीड जाके बराबर होती है बैक्टीरिया की स्पीड के। सो नाउ यू कैन इमेजिन। अच्छा, वैसे ह्यूमन की नॉर्मल स्पीड क्या है? व्हाट इज द नॉर्मल स्पीड ऑफ ह्यूमन बीइंग? 82 नॉर्मल miles वॉक per स्पीड? hour. ओह ग्रेट, ह्यूमन है, कोई बुलेट मोटरसाइकिल नहीं है। Sorry sir. क्या क्या हो सकती है नॉर्मल वॉकिंग स्पीड? आप 82 माइल्स पर आवर मूव कर सकते हैं? अगर मैं आपको यहाँ से पैदल मोटरवे पे चला दूँ, तो 82 माइल्स, तो मेरा ख्याल है शेखुपुरा 40 माइल्स है, तो आप घंटे में शेखुपुरा से होकर वापस आ जाएंगे पैदल। नहीं सर, नहीं आ सकते। हाँ, तो सर नॉर्मली 9 miles per hour होगी। No, I think this is six kilometers, not miles. I think this is 6 kilometers per hour walking speed. Running की बात नहीं हम कर रहे, walking speed I think इतनी है। अच्छा, रनिंग में बता रहा हूँ, मैं रनिंग बता रहा हूँ। शायद। अच्छा, तो अगर ह्यूमन 6 फीट का है और इसी रेशो के हिसाब से बैक्टीरिया अगर अपनी बॉडी के साइज के हिसाब से 20 टाइम्स या 20 लेंथ्स पर सेकंड मूव करता है, तो इस हिसाब से अगर ह्यूमन 6 फीट का कंसिडर करें, तो 82 माइल्स पर आवर अगर स्पीड इंसान की हो, तो ये जाके बैक्टीरिया की स्पीड के बराबर होती है। तो दिस इज़ वेरी हाई स्पीड एक्चुअली। सो हम थोड़ा सा इसमें मज़ीद फिगर आउट करते हैं। इसके साथ साथ फ्लैजिला जो है, इसका रोल ना सिर्फ मूवमेंट में है, फ्लैजिला का रोल पैथोजेनिसिटी कॉज करने में भी है, इन्फेक्शन कॉज करने में भी है। मिसाल के तौर पे हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, Helicobacter pylori, that is a common agent that causes the ulcer in the stomach. हम इसको normally H. pylori भी कहते हैं। तो you can say that Helicobacter pylori, this is the causative agent for the ulcer into the stomachs. अब स्टमक की अगर स्ट्रक्चर पे हम बात करते हैं, तो स्टमक के एक्सक्यूज मी, तो स्टमक की जो इंटरनल लाइनिंग है, उसमें बड़ी थिक म्यूकस जेल है, म्यूकोजल लेयर है, विच एक्चुअली प्रोटेक्ट्स अस
from the gastric juices, which protects stomach from the gastric juices. अब हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जो है ये स्टमक की लेयर्स पे ग्रो करता है. कैसे ग्रो करता है? ये पहले म्यूकस की कोट को ब्रेक करता है एंड देन ये स्टमक के एपिथेलियम सेल्स तक एंटर होता है. तो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी की हेल्प करता है उसमें मौजूद फ्लैजेला टू पेनिट्रेट इनटू वेरी विस्कस mucus gel, and then that would be able to penetrate, or that would be able to grow in the epithelium layer of the stomach. Sometime म्यूकस लेयर जो है ये कहीं से डैमेज हुई होती है. फॉर एग्जांपल हमारी बैड डाइट हैबिट्स की वजह से, इफ वी ड्रिंक अ लॉट ऑफ अनफेवरेबल जूसेस एंड अनफेवरेबल ड्रिंक्स, इसके अलावा वेरी हाई स्पाइसेस एंड सम अदर डाइट्स विच में डैमेज द म्यूकस जेल, तो वहाँ पे हेलिकोबैक्टर पाइलोरी का जो फ्लैजेला है दैट विल हेल्प द बैक्टीरिया टू पेनिट्रेट इनटू द म्यूकस जेल, and after the penetration that Helicobacter pylori that would be able to grow on the epithelium cells of the stomach. That would result in the formation of the ulcer, जिसको हम बाद में वो बहुत प्रॉब्लम करता है फिर. So this is also number 2 is the help in the pathogenicity, and इसके साथ साथ अगर हम देखते हैं तो फ्लैजेला जो है ये बैक्टीरिया की मूवमेंट तो करवाता है बट वेरी फास्ट मूवमेंट. अच्छा, अब बात करते हैं व्हाट इज द स्ट्रक्चर एंड अरेंजमेंट ऑफ द फ्लैजेला. When we talk about the structure and arrangement of flagella, there are basically 3 parts. One is the filament, number 2 is the hook, and number 3 is the basal body. आगे इसके आपको मैं स्ट्रक्चर दिखाऊं तो शायद ये बात कुछ ज़्यादा क्लियर हो जाएगी. This one. This is the filament. ये जो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बाहर की तरफ मूव कर रहा होगा, this is the filament. This is a hook. This one, ठीक है, ये यहाँ पे लेबल भी हुआ है. और उसके बाद दिस इज द बेसल बॉडी. अब ये जो बेसल बॉडी है, अगर आप बात करें ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की, तो बेसल बॉडी विल पास थ्रू द आउटर मेम्ब्रेन, द पेप्टिडोग्लाइकन, द पेरिप्लाज्म एंड द साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन. यहाँ पे साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन से ये स्टार्ट होती है, पेरिप्लाज्म से गुजरती है, पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर से गुजरती है और आउटर मेम्ब्रेन ऑफ सेल वॉल में से भी पास करती है. दिस इज द बेसल बॉडी. अब बेसल बॉडी के भी 2 हमारे पास कंपोनेंट्स हैं. कुछ डिस्क टाइप शेप्स होती हैं इसके अंदर, दिस वन डिस्क, कुछ रॉड शेप्स ये प्रोटीन्स हैं. आफ्टर द सेलुलर एनवेलप, एक्स्ट्रा सेलुलर में एक हुक है, दिस इज द हुक, एंड हुक हैज एबिलिटी टू अटैच द बेसल बॉडी विद द फिलामेंट, and this filament that is made up of a specific protein, flagellin. This is the specific protein, flagellin. So you can say that the filament, this is extended into the exterior environment, and this is made up of some identical subunits which are called flagellin. And hook, this is actually the responsible to connect the filament with the cell surface. You can say that this is responsible to connect the filament with the basal body. उसके बाद आती है basal body. Basal body anchors the flagellum to the cell wall and cytoplasmic membrane. इसके साथ साथ अगर हम फ्लैजेला की अरेंजमेंट की बात करते हैं तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि फ्लैजेला की अरेंजमेंट की बेस पे वी कैन कैटेगराइज द बैक्टीरियल सेल्स इनटू 6 क्लासेस, एट्राइकस, मोनोट्राइकस, लोफोट्राइकस, एम्फीट्राइकस, पेरिट्राइकस वगैरह वगैरह. इस पे बात हो चुकी है पहले. तो ये जो बैक्टीरिया हमारे पास एक इस पिक्चर में नजर आ रहा है, आपके ख्याल में ये किस क्लास से बिलोंग करता है? एट्राइकस है, मोनोट्राइकस है, लोफो है, एम्फी है, व्हाट इज दैट? सर पेरिट्राइकस. मोनोट्राइकस पे एक जवाब आया है, एक पेरिट्राइकस आया है. एनीवन एल्स? कोई और? अभी तुक्का ही लगा रहे हैं, इट्स फाइन. सर आई थिंक पेरिट्राइकस. Yeah, it is peritrichus because you can see that all the periphery of the bacteria that is covered with the flagella. मोनो ये तब होगा अगर एक ही फ्लैजेला होगा सिर्फ, लेकिन इसके ऊपर तो मल्टीपल फ्लैजेला हैं और ये पूरी पेरिफेरी पे स्प्रेड हुए हैं. ठीक है, सो दिस इज द पेरिट्राइकस.
अब आगे बात करते हैं फ्लैजेला की बेस पे जो मूवमेंट है. वी कैन कैटेगराइज दिस मूवमेंट इनटू सब क्लासेस. One is termed as a chemotaxis. Chemotaxis is the movement of the bacteria under the stimulus of the chemicals, or you can say that in the presence of the chemicals, or you can say the movement in response to the presence of chemical. So this is called chemotaxis. अब chemotaxis जो है ये दो किस्म की हो सकती है. अट्रैक्टेंट केमिकल होंगे तो कीमोटैक्सिस पॉजिटिव होगी, रिपेलेंट केमिकल होगा तो कीमोटैक्सिस नेगेटिव होगी. सो केमिकल्स की कैटेगरी है अट्रैक्टेंट और रिपेलेंट. मिसाल के तौर पे अगर न्यूट्रिएंट अवेलेबल है सबस्ट्रेट में तो न्यूट्रिएंट विल एक्ट लाइक एन अट्रैक्टेंट. If some toxic chemicals which may harm the bacteria, they would act as a repellent. तो repellent से bacteria away move करेगा और attractant के towards move करेगा. So attractant and repellent are the categories of the chemicals. And on the basis of attractant and repellent, bacteria may move towards or away from the chemical. अब बैक्टीरिया की जो मूवमेंट है इसको भी दो कैटेगरीज में हम कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द मूवमेंट स्टाइल. एक टाइप की जो मूवमेंट है उसको हम कहते हैं रनिंग मूवमेंट. दूसरी मूवमेंट इसको कहते हैं टम्बलिंग मूवमेंट या टम्बल मूवमेंट. रनिंग मूवमेंट में क्या है कि फ्लैजेला रोटेट करता है काउंटर क्लॉकवाइज, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा फ्लैजेला रोटेट करेगा, और उस रोटेशन के रिजल्ट में बैक्टीरिया प्रोपेल होगा इन अ फॉरवर्ड मूवमेंट. यहाँ पे अगर आप देखते हैं दिस वन, ये ग्रीन में जो है ये बैक्टीरिया है, इसके बैक पे फ्लैजेला है जो कि रोटेट कर रहे हैं इन एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. और बैक्टीरिया जो है दैट इज मूविंग नेक्स्ट, मूविंग फॉरवर्ड. दिस इज द रनिंग मूवमेंट. दूसरी टाइप की जो मूवमेंट है दिस इज टम्बलिंग. टम्बलिंग में क्या होगा कि बैक्टीरिया विल स्टॉप रोल ऑफ सेल. ये जो रोटेशन हो रही थी ये मूव करेगी, और आपको अगर यहाँ पे दिखा दूं दिस वन, बैक्टीरिया मूव करेगा. इस पे देखिएगा जो ग्रीन लाइन है बैक्टीरिया मूव करेगा, ये रनिंग मूवमेंट है. यहाँ तक इधर जाके बैक्टीरिया के फ्लैजेला जो रोटेट कर रहे थे दे वुड स्टॉप और उसके बाद बैक्टीरिया जो है दैट वुड टम्बल. बैक्टीरिया अपनी साइड चेंज करेगा या अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा. ये डायरेक्शन यहाँ पे चेंज हो गई, उसके बाद फिर से फ्लैजेला रोटेट करेंगे और बैक्टीरिया विल रन. ये रनिंग मूवमेंट आ गई. फिर एक बैक्टीरिया पॉज लेगा, डायरेक्शन चेंज यानी कि टम्बलिंग मूवमेंट होगी, फिर बैक्टीरिया रन करेगा लाइक हियर. तो इस तरह से बैक्टीरियल मूवमेंट इज द मिक्सचर ऑफ द रनिंग एंड टम्बलिंग. टम्बलिंग में क्या होगा कि बैक्टीरिया विल स्टॉप, रोल द सेल विल चेंज द डायरेक्शन, और सेल ओरिएंटेशन जो है ये चेंज होने के बाद ये कंप्लीटली डिफरेंट डायरेक्शन में बैक्टीरिया विल स्टार्ट द मूवमेंट. एंड दिस मूवमेंट एक्चुअली दैट इज कॉल्ड टम्बलिंग. अब सवाल यहाँ पे ये है कि ऊपर हमने पढ़ा है अट्रैक्टेंट्स और रिपेलेंट. अगर बैक्टीरिया को अट्रैक्टेंट की तरफ यानी कि न्यूट्रिएंट्स की तरफ मूव करना पड़े, अट्रैक्टेंट की मैंने एग्जांपल दी थी न्यूट्रिएंट, अगर बैक्टीरिया को अट्रैक्टेंट यानी कि न्यूट्रिएंट की तरफ मूव करना पड़े तो सवाल यह है कि क्या बैक्टीरिया की टम्बलिंग मूवमेंट में या रनिंग मूवमेंट में कोई वेरिएशन आती है. यस, व्हेन बैक्टीरिया मूव्स टुवर्ड द न्यूट्रिएंट्स इट शोज लेस टम्बलिंग मूवमेंट. ये ज्यादा रनिंग करता है अगर ये न्यूट्रिएंट्स की तरफ जा रहा है, कम टम्बलिंग और ज्यादा रनिंग. अगर सामने कोई रिपेलेंट है, कोई टॉक्सिक कंपोनेंट है, तो बैक्टीरिया की टम्बलिंग मूवमेंट मोर फ्रीक्वेंट नजर आएगी और रनिंग कम नजर आएगी. यहाँ पे अगर आप देखते हैं ये दो एग्जांपल्स हैं. ये वाली जो एग्जांपल है इस केस में मैंने टिक किया इसके ऊपर. इस केस में बैक्टीरिया के पास जो केमिकल है वो रिपेलेंट है, वो कोई टॉक्सिक केमिकल है. तो यहाँ पे आप देखेंगे बैक्टीरिया की जो मूवमेंट है इसमें टम्बलिंग बहुत ज़्यादा है और रनिंग बहुत कम है. तो ये टम्बलिंग मूवमेंट जो है बैक्टीरिया को हेल्प आउट करती है टू रिड्यूस इट्स स्पीड टुवर्ड्स द रिपेलेंट.
अगर कोई न्यूट्रिएंट मौजूद है, जैसे कि इस पिक्चर में आप देखते हैं बड़े वाले में राइट साइड पे दिस वन, इसमें अगर आप देखते हैं तो इसमें रनिंग मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं टम्बलिंग कम है। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया फील करता है कि देयर इज अ न्यूट्रिएंट दैट इज प्रेजेंट देयर एंड आई हैव टू मूव टुवर्ड्स अ न्यूट्रिएंट इन वेरी फास्ट पेस. So bacteria will show less tumbling movement. It would show high running movements, and bacteria will move in a higher pace towards the attractant, towards a nutrient. This was about it. इसके साथ अगर हम देखते हैं आगे मजीद इसके कुछ देखते हैं टाइप्स. यहाँ तक मुझे बताइएगा कि if you guys have any question, you may ask. This movement. Phototaxis, aerotaxis, magnetotaxis, and thermotaxis. So this is the taxis. Taxis movement is the movement due to the flagella and under the stimulus, multiple stimulus. अगर stimulus light है तो हम उसको phototaxis कहेंगे. अगर stimulus chemical है तो उसको chemotaxis कहेंगे. अगर stimulus oxygen availability है तो हम उसको aerotaxis कहेंगे. इसके साथ साथ magnetotaxis, this is an important thing. Or thermotaxis. Thermotaxis would be referred with the availability and the temperature variations. और magnetotaxis जो है ये magnetic fields के साथ movement है. और कुछ बहुत important magnetotaxis bacteria जो है discover हो चुके हैं which have their role in the production of electricity. So this moves under the electromagnetic field, under the stimulus of the electromagnetic field. तो यहाँ पे bacterial movement है flagella के through और under the different stimulus we can name them accordingly: phototaxis, aerotaxis, magnetotaxis, and thermotaxis. This was about the flagella. Very briefly we discussed it, and the next one is the pili. Pili are shorter and thinner than the flagella. And pili की जो structural similarity है, this is actually a kind of flagella. Structural जो theme है, this is similar to flagella, and we can say that pili are just shorter, just thinner in the length, and but their structural theme that is bit similar as compared to flagella. यहाँ पे अगर हम फंक्शन की बात करें तो पिलाई का फंक्शन डिफरेंट है. फ्लैजेला का फंक्शन क्या था? मूवमेंट एंड हेल्प इन द पैथोजेनिसिटी इन सम केसेस, नॉट ऑल केसेस, बट मेजॉरिटी उसका फंक्शन हम कंसिडर करेंगे द मूवमेंट. पिलाई जो हैं दे हैव डिफरेंट फंक्शन. दे हैव एबिलिटी टू अटैच the cells with some surfaces or from cell to cell. So attachment of a cell, it may depends upon the pili. और पिलाई जो हैं, पिलाई की ही आगे मॉडिफाइड फॉर्म हमारे पास आती है फिम्ब्रे, एंड फिम्ब्रे इज इन्वॉल्व इन द अटैचमेंट ऑफ द बैक्टीरियल सेल विद सम स्पेसिफिक सर्फेसेस. Pili that is made up of pillin protein, PILIN या PILLIN, pillin protein. अब होता क्या है कि पिलाई चूंकि this is also thread like but this is shorter and thinner. So at the tip of the pili there is a protein which is called adhesion protein. ये टिप पे भी हो सकती है और पिलाई की लेंथ के साथ साथ भी हो सकती है. This protein actually involves to enhance the adherence. This help out the bacteria or pili to adhere to some surfaces. इसकी बड़ी ही अच्छी एग्जांपल हमारे पास आती है watery diarrhea के केस में. In some cases we have a disease that is called watery diarrhea. अब उस watery diarrhea में responsible agent होता है E. coli. This E. coli, ठीक है. That E. coli that is normal present in the human gut, gut flora में अपना रोल प्ले करता है. It usually pass with the bowel movement और ये colon से और rectum से move कर जाता है. But if there is a E. coli there with pili and with adhesion proteins, what will be happen?
ये एपिथेलियल लेयर है इंटेस्टाइन की, स्मॉल इंटेस्टाइन की या लार्ज इंटेस्टाइन की कंसिडर कर लें। तो बैक्टीरिया या इकोलाई जो है दैट वुड हैव एबिलिटी टू बाइंड विद द एपिथेलियम सेल्स। इन सेल्स के साथ ये बैक्टीरिया यहाँ बाइंड कर गया, ये देखें बाइंड। जैसे ये बाइंड करेगा तो इंटेस्टिनल सेल जो हैं दे वुड नॉट बी एबल to absorb the water, to intake the water, and resultantly there would be a watery diarrhea. और this is an example कि जहाँ पे हमारे पास पिलाई जो है ये adhesion करता है और ultimately disease cause करता है E. coli के थ्रू। अब जो फ्लैजिला की मूवमेंट है उसको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते थे, रनिंग और टम्बलिंग। तो पिलाई की जो मूवमेंट है इसको हम कहते हैं ट्विचिंग मूवमेंट। दिस मूवमेंट इज शॉर्ट jerk like movement है and sometimes अगर सॉलिड मीडिया हो जैसे कि ब्रॉथ की बजाय एगर सर्फेसिस हों तो बैक्टीरिया को ये मोटिलिटी टाइप ग्लाइडिंग मोटिलिटी टाइप मूवमेंट भी प्रोवाइड करता है पिलाई। सो यहाँ पे आप याद रखेंगे कि पिलाई की मूवमेंट शॉर्ट होती हैं, रनिंग टाइप नहीं होती और जर्किंग मूवमेंट्स होती हैं। थोड़े से टाइम के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए एक जर्क लगा एक साइड पे, फिर बैक्टीरिया रुक गया, फिर जर्क लगा, तो जर्किंग मूवमेंट्स है। एंड ग्लाइडिंग मूवमेंट अगर सॉलिड मीडिया है तो दिस वुड अपीयर लाइक अ ग्लाइडिंग मूवमेंट, और इसको हम अल्टीमेटली इन जो पिलाई के थ्रू मूवमेंट्स हैं इनको हम कहते हैं ट्विचिंग मोटिलिटी, ट्विचिंग मोटिलिटी। इसके अलावा the sex pilus is a type of pilus which is involved in the transfer of genetic material from one bacterial strain to the other bacterial strain. यहाँ पे ये बात ज़रा ध्यान से समझिएगा, अगले चैप्टर्स में जो डिस्कशन होगी मैं वहाँ पे पूछूंगा, बताऊंगा नहीं, अभी बता रहा हूँ। बैक्टीरिया नॉर्मली इफ दिस इज अ बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरिया डिवाइड करता है बाइनरी फिशन के थ्रू टू डॉटर सेल्स में, ऐसा ही होता है दिस वन, ठीक है। अब जो बैक्टीरिया में इस सेल में डीएनए था दैट वुड पास एग्जैक्टली थ्रू द डॉटर सेल्स। दिस मूवमेंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल और द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल इज कॉल्ड वर्टिकल। वर्टिकल मैंने यहाँ पे वी लिखा है, ठीक है, वर्टिकल। नाउ समटाइम्स बैक्टीरिया में क्या होता है कि ये एक बैक्टीरियल सेल है हियर, ये दूसरा बैक्टीरियल सेल है, ये एक जगह पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। एक बैक्टीरिया क्या करेगा कि पिलाई बनाएगा सेक्स पाइलस और पिलाई एक्सटेंड करेगा दूसरे बैक्टीरिया तक, इस तरह से एक ट्यूब बनेगी। और ये जो इस बैक्टीरिया के अंदर डीएनए था दैट डीएनए वुड बी ट्रांसफर्ड थ्रू दिस ट्यूब टू द अदर बैक्टीरिया, ठीक है। दूसरे के जो ऑलरेडी इसके अंदर प्रेजेंट डीएनए था उसके अंदर जाके एम्बेडेड हो जाएगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड conjugation, conjugation, conjugation. This is happening through the sex pilus, and this type of DNA transfer, this is called lateral DNA transfer या horizontal DNA transfer, or you can say that the transfer of the DNA from one bacteria to the other bacteria, not from one generation to other generation. If the bacterial movement is from one generation to the other generation, this would be termed as the vertical transfer of the DNA. अगर बैक्टीरियल डीएनए एक बैक्टीरिया से दूसरे में ट्रांसफर हो रहा है तो दिस वुड बी लेटरल और द हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर ऑफ द डीएनए, और इसमें सेक्स पाइलस का रोल है। Up to this point, if you guys have any question, you may ask. तो सर ये जो लेटरल ट्रांसफर हो रहा है इसका फ़ायदा क्या हो रहा है, मतलब डिवीजन तो हो नहीं रही सेल की। Wow, this is actually आपने the horizontal or the lateral DNA transfer, this is the reason to introduce the genetic recombination in the bacteria. अगर आप इसको देखें तो ये वाला जो बैक्टीरिया, जो ये रिसिपिएंट था ना, ये बैक्टीरिया बी, ये रिसिपिएंट था, ये बैक्टीरिया ए, दिस वाज अ डोनर। तो बैक्टीरिया बी में ऑलरेडी इसका डीएनए है, ए का डीएनए इसके अंदर आके एम्बेडेड हो गया है। तो अब जो बी का डीएनए है ना, दिस इज जेनेटिकली रिकम्बिनेंट, सो दिस इज न्यू वेराइटी। पहले वो जीन्स बी के अंदर मौजूद ही नहीं थी,
अब B के अंदर some new genes has been introduced. तो this conjugation or the lateral transfer of the DNA, this is the solid reason to cause the bacterial resistance. आप अक्सर सुनते हैं, हम इस पे एक चैप्टर में डिस्कशन करेंगे प्रॉपर, आप अक्सर सुनते हैं कि बैक्टीरियल रेजिस्टेंस इज गेटिंग और डेवलपिंग डे बाय डे. पहले हम जिन एंटीबायोटिक्स को लेके पेशेंट को दिया करते थे, अब पेशेंट उन एंटीबायोटिक से ठीक नहीं होता. क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप हो गई है. एक बैक्टीरिया में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप हुई है और वो स्प्रेड भी कर गई है दूसरी स्पीशीज में. वो कैसे? थ्रू दिस कंजुगेशन. सो बैक्टीरिया अपने आप को इवॉल्व कर रहा है थ्रू जनरेटिंग न्यू जेनेटिक रिकम्बिनेंट्स. पहले बैक्टीरिया जिन एंटीबायोटिक से सेंसिटिव था, अब उनके से रेजिस्टेंट हो चुका है. सो ये एक रोल है कंजुगेशन का. सो दैट्स व्हाई फॉर बैक्टीरिया दिस कंजुगेशन इज इम्पॉर्टेंट. हम इसी कंजुगेशन के प्रोसेस को यूज करते हुए न्यू जेनेटिक रिकम्बिनेशंस बना रहे हैं फॉर फूड बायोटेक्नोलॉजी, फॉर फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी. हम न्यू कम्बिनेशंस जनरेट कर रहे हैं जो कि हमारे लिए भी हेल्पफुल हैं. तो इसका मतलब है कि बेसिकली दिस प्रोसेस वाज नेसेसरी एंड दिस वाज हेल्पफुल फॉर बैक्टीरियल सर्वाइवल, फॉर बैक्टीरियल एवोल्यूशन. लेकिन हमने अल्टीमेटली इस सिस्टम को इस्तेमाल किया है फॉर आवर ओन बेनिफिट. तो दिस कुड बी द रीजन. ओके, समझ आई? यस सर, आ गया. चलें, गुड. अच्छा, अब बाज़ औक़ात जो सेक्स पाइलस बनता है, दिस इज जस्ट लाइक अ लॉन्ग थ्रेड. तो इसमें कंफ्यूजन हो सकती है कि क्या ये इस बैक्टीरिया में ये फ्लैजेला तो नहीं है. तो ये एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ है, अगर आप इसको देखें तो ये बैक्टीरिया है, इसमें ये एक फ्लैजेला है, दिस वन, ये लेबल हुआ हुआ है. और बाकी ये छोटे थ्रेड्स जो हैं, दीज आर द सीलिया. और उसमें से एक ये सेक्स पाइलस बना, सॉरी नॉट सीलिया, दीज स्मॉल थ्रेड्स आर द पिलाए. और उसमें ये एक जो है, दिस इज द सेक्स पाइलस. तो अब सेक्स पाइलस और फ्लैजेला, दे कैन बी डिफरेंशिएटेड easily. They can be differentiated if we look through the electron microscope or some other high throughput electron microscope. ठीक है? So this was about the flagella, about the pillae, and हमने इनको एग्जांपल के तौर पे कंसिडर किया है the filamentous proteinaceous appendages. इनके रोल देखे हैं, कुछ इनके स्ट्रक्चर पे बात की है. यहाँ तक किसी को किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन है, he or she may ask.